Hello student, welcome to AIO classes. Today we will discuss about the tax. It is for all the exam, for example MCOM, SSC, NetSet, BCom, Commerce, direct tax, indirect tax and for all competitive exam. Let's go one by one. सबसे पहले टैक्स देखेंगे. हाँ, ये लेक्चर लेने से पहले मैं एक चीज बोल सकता हूँ. If you want to read out properly, then you can pause the video and read out properly. Tax. Tax is a compulsory duty charged or imposed by the government. Imposition of tax by the three government: central government, state government, and local government. In central government included income tax, wealth tax, custom duty, corporate tax, security transaction tax. And state government में income tax on agricultural income, professional tax, value added tax, state excise duty, land revenue tax, stamp duty, and local government tax on local fare, house tax, property tax, municipal और local tax. अभी ये जो हम लोग टैक्स पे करते हैं, गवर्नमेंट उसका क्या करती है? Why taxes are levied by the government? Taxes are the basic source of revenue of the government. Revenue is raised for meeting the expense of government. हाँ, अभी हम लोग जो टैक्स पे करते हैं, गवर्नमेंट को रेवेन्यू उसी से मिलता है. अब गवर्नमेंट जो रेवेन्यू रहेगा वो डिफेंस, एजुकेशन, हेल्थ केयर, इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी लाइक रोड, डैम्स, ये सब पे इन्वेस्ट करेगा ताकि हमारा देश का इकोनॉमिक ग्रोथ हो. अगर आपको डिटेल्स में पढ़ना है तो आप वीडियो को पॉज करके वन बाय वन रीड आउट करो. देयर आर टू टाइप्स ऑफ टैक्स: डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स. Direct tax is levied or imposed directly on the income or wealth, and indirect tax levied on price of the goods, then it is called indirect tax. अभी एग्जांपल के थ्रू समझेंगे. डायरेक्ट टैक्स डायरेक्टली हम लोग के इनकम से कटता है. मींस जो हम लोग जॉब पे जाते हैं, इनकम जो सैलरी पे आती है उस सैलरी पे डायरेक्ट टैक्स कट जाता है, गवर्नमेंट वहां से टैक्स ले लेता है. ये एग्जांपल के थ्रू समझ जाओ. एंड इनडायरेक्ट टैक्स, गवर्नमेंट जो टैक्स लेती है डायरेक्टली फ्रॉम द मैन्युफैक्चरर और कंपनी से लेती है, और जो कंपनी टैक्स पे करती है वो कंपनी टैक्स अपने गुड्स और प्रोडक्ट में इंक्लूड करके सेल करती है. वो जो कस्टमर बाय करते हैं गुड्स और प्रोडक्ट उसमें टैक्स इंक्लूड होता है. इनकम टैक्स इज पेड बाय द टैक्स पेयर अदर देन कंपनी. इनकम टैक्स सिर्फ टैक्स पेयर पे करता है अदर देन कंपनी, ओनली ऑन द इनकम अर्न बाय देम. कॉर्पोरेट टैक्स क्या होता है? कॉर्पोरेट टैक्स पेड बाय द कंपनी. मींस कॉर्पोरेट टैक्स सिर्फ कंपनी लोग ही पेड करते हैं. वो भी किस पे करेंगे? उनके नेट प्रॉफिट पे करेंगे. ओके. हिस्ट्री ऑफ इनकम टैक्स इन इंडिया. अभी हिस्ट्री देखेंगे तो सबसे पहले इनकम टैक्स आया था 1860 में, जो कि इंट्रोड्यूस कौन किए थे? सर जेम्स विल्सन. ये सर जेम्स विल्सन एक आदमी थे जिन्होंने इनकम टैक्स इंट्रोड्यूस किया था. दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर द एमसीक्यू पर्पस, इसको नोट डाउन कर लेना. सेकेंड इनकम टैक्स आया था 1886 में, एंड थर्ड 1918 में, एंड फोर्थ 1922 में. फिफ्थ और करंट इनकम टैक्स मीन्स जो अभी इनकम टैक्स चल रहा है वो फिफ्थ इनकम टैक्स एक्ट है 1961. इनकम टैक्स एक्ट 1961 हैज बीन ब्रॉट इनटू फोर्स. ये फोर्स में कब आया था? 1 अप्रैल 1962. इसे याद कर लेना, ये एग्जाम में आ सकता है. 1 अप्रैल 1962 को फोर्स में आया था. एंड इट्स अप्लाई टू होल ऑफ इंडिया इंक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर. ये होल ऑफ इंडिया में अप्लाई हुआ था इंक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर. कंपोनेंट ऑफ इनकम टैक्स इसमें 5 है. इनकम टैक्स एक्ट 1961 एंड इनकम टैक्स रूल 1962, एनुअल फाइनेंस एक्ट, सर्कुलर और नोटिफिकेशन इश्यूड बाय द सीबीडीटी, लीगल डिसीजन ऑफ कोर्ट. अभी हम लोग थोड़ा बेसिक टर्म समझते हैं. अभी पर्सन क्या होता है? पर्सन, एंड इनकम टैक्स इज लेव्ड ऑन द इनकम ऑफ द प्रीवियस ईयर ऑन एवरी पर्सन. मींस पर्सन जो इनकम कमाते हैं उसके पिछले साल का जो इनकम रहता है वो इस साल में उसका टैक्स कटेगा. मींस उसका असेसमेंट ईयर में उसका टैक्स कटेगा, प्रीवियस ईयर में उसका इनकम रहेगा. अब पर्सनल इंक्लूड में क्या करेगा?
individual, HUF, firm, company, AOP and BOI, local authority and AGP. अभी वन बाय वन देखते हैं. एक इंडिविजुअल, अ ह्यूमन बीइंग और नेचुरल पर्सन क्रिएटेड बाय गॉड. मीन इंडिविजुअल जो नॉर्मली एक दो इंसान होते हैं वो सब इंडिविजुअल में इंक्लूड होते हैं. एंड सेकंड लाइन में देखो क्या लिखा है, चैरिटेबल ट्रस्ट, सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस और ऑल्सो बीइंग एज ए इंडिविजुअल. मीन जो चैरिटेबल ट्रस्ट और सोल प्रोप्राइटर लोग रहते हैं लोग भी इंडिविजुअल में काउंट किए जाएंगे. सेकंड है HUF, Hindu Undivided Family is treated as separate entity for the purpose of assessment under the Income Tax Act. HUF is not arises from the contract. जो HUF है कॉन्ट्रैक्ट से arises नहीं होता है, एक्चुअली इट इज क्रिएशन बाय लॉ. क्रिएशन ऑफ लॉ मीन्स लॉ के नजर में जो रहता है उसे इंडिविजुअल अनडिवाइडेड फैमिली बोलते हैं. सॉरी हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बोलते हैं. आफ्टर मैरिज एज सुन एज चाइल्ड इज बॉर्न Hindu undivided family come into existence. Okay. Third is firm. Firm means a partnership firm as per meaning assigned in Indian Partnership Act 1932. अभी partnership firm कौन सा एक्ट है उसका 1932 में. And also include a limited liability partnership means LLP is also like a Indian partnership firm. बस में एक सेपरेट क्या दिया है, LLP में पार्टनर की लाइबिलिटी लिमिटेड रहेगी. फोर्थ इज कंपनी. कंपनी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, डोमेस्टिक कंपनी एंड फॉरेन कंपनी. डोमेस्टिक कंपनी is an Indian company or any other company which in respect of its income liable to tax under the Income Tax Act 1961 has made the prescribed arrangement for the declaration and payment within the India. Domestic company कहाँ रजिस्टर्ड होगी, विद इन द इंडिया, एंड फॉरेन कंपनी आउटसाइड द इंडिया. एंड फिफ्थ इज एसोसिएशन ऑफ पर्सन एंड बॉडी ऑफ इंडिविजुअल. अभी दोनों का डिफरेंस देखेंगे. पहले देखिए एसोसिएशन ऑफ पर्सन में क्या होते हैं. एसोसिएशन ऑफ पर्सन मींस टू और मोर पर्सन हु जॉइन फॉर अ कॉमन पर्पस विद द ऑब्जेक्ट टू अर्न प्रॉफिट. मतलब एसोसिएशन ऑफ पर्सन में कॉमन पर्पस रहेगा, सबका कॉमन गोल रहेगा और किसके लिए काम करेंगे, टू अर्न अ प्रॉफिट. उनका मेन ऑब्जेक्टिव क्या रहेगा, टू अर्न अ प्रॉफिट. एंड बट बॉडी ऑफ इंडिविजुअल में भी सेम है बट छोटा सा डिफरेंट है. इट इज अ ग्रुप ऑफ पर्सन हुज नंबर इज ओनली इंडिविजुअल एंड कैरी सम एक्टिविटी विद ऑब्जेक्ट ऑफ अर्निंग प्रॉफिट. इसमें क्या लिखा है, ओनली इंडिविजुअल इंक्लूड रहेंगे. बॉडी ऑफ इंडिविजुअल सेंटेंस में ही एक वर्ड मिल रहा है इंडिविजुअल, ओनली इंडिविजुअल ही इंक्लूड रहेंगे. उनका भी ऑब्जेक्टिव सेम रहेगा, प्रॉफिट अर्न करना. Entity like partnership firm company cannot become the member of BOI. Means partnership firm and company cannot be become a BOI. यही एक छोटा सा डिफरेंस है. देखो अभी जो मैंने डिफरेंस बताया था AOP एंड BOI वही नेक्स्ट पेज पे वही लिखा हुआ है, आप लोग अच्छे से पढ़ लेना. उसके बाद आता है लोकल अथॉरिटी. लोकल अथॉरिटी, द टर्म लोकल अथॉरिटी मीन्स पंचायत, म्युनिसिपैलिटी, कैंटोनमेंट बोर्ड, म्युनिसिपल कमेटी एंड डिस्ट्रिक्ट बोर्ड, बॉडी ऑफ पार्ट्स. मीन्स जो लोकल अथॉरिटी रहती है अपने छोटे छोटे एरिया में रहती है, उसी को लोकल अथॉरिटी बोलती है. ओके, नेक्स्ट है आर्टिफिशियल ज्यूरिडिक्शन पर्सन. दिस कैटेगरी कुड कवर every artificial jurisdiction person not falling under other head. It include those entity which are not natural person but also separate entity in the eyes of law. Okay, अब ये क्या होता है, ये नॉर्मल पर्सन नहीं होते, इसको पर्सन नहीं में काउंट किया नहीं जाएगा. नेचुरल पर्सन, नॉट अ नेचुरल पर्सन पर सेपरेट एंटिटी इन द आइज ऑफ लॉ. अभी आर्टिफिशियल ज्यूरिडिक्शन जो लॉ की नजर में रहेगा उसी को आर्टिफिशियल ज्यूरिडिक्शन पर्सन बोला जाएगा. जैसे कि मुंबई यूनिवर्सिटी क्या हो गया, आर्टिफिशियल ज्यूरिडिक्शन पर्सन. कोलकाता यूनिवर्सिटी क्या हो गया, आर्टिफिशियल. जहां भी यूनिवर्सिटी आएगा जो उसने लॉ ने क्रिएट किया उसी को क्या बोलेंगे, आर्टिफिशियल ज्यूरिडिक्शन पर्सन. नीचे देखो कुछ एग्जांपल दिए हैं. दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन क्या हो गया, एक लोकल अथॉरिटी हो गई. स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कंपनी है. दिल्ली यूनिवर्सिटी देखो आया ना, आर्टिफिशियल ज्यूरिडिक्शन पर्सन. पार्टनरशिप बिजनेस फर्म, तो फर्म ही होगा. एक्स एंड वाई हु आर लीगल हेयर ऑफ जेड, मतलब इसमें इंडिविजुअल मींस बॉडी ऑफ इंडिविजुअल. सोल प्रोप्राइटर इंडिविजुअल है. अमिताभ बच्चन कॉर्पोरेट लिमिटेड देखो लिमिटेड है मींस कंपनी हो गई. अमिताभ बच्चन ही इंडिविजुअल हो गया. ए जॉइंट फैमिली कॉस्टिंग ऑफ मिस्टर एक्स एंड मिसिस एक्स एंड देयर सन पी, मींस ये फैमिली हो गया, मतलब HUF हो गया. ABC प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हो गया.
चैरिटेबल ट्रस्ट, ये देखो इंपॉर्टेंट है, चैरिटेबल ट्रस्ट क्या है, ये इंडिविजुअल है। राकेश डायरेक्टर ऑफ, मतलब ये एक आदमी है ना, राकेश डायरेक्टर ऑफ XYZ, इससे इंडिविजुअल हो गया। लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, इससे कंपनी हो गई। उसके बाद आता है वर्ड असेसी। अभी असेसी का मतलब क्या होता है, अभी मेरा लिमिट हो गया 3 लाख के ऊपर, तो मुझे टैक्स भरना पड़ेगा। ओके, अभी टैक्स भरना है, मतलब मैं टैक्स कर रहा हूँ, तो मतलब मैं असेसी हो गया। जब टैक्स नहीं भरता था मैं पर्सन था, अभी टैक्स भरने लगा मींस मैं असेसी हो गया। हु इज लायबल टू पे एनी टैक्स और एनी सम ऑफ मनी अंडर दिस एक्ट, मींस वो असेसी हो गया। अभी डीम्ड असेसी क्या होता है, व्हेन अ पर्सन इज डीम्ड एज एन असेसी फॉर सम अदर पर्सन, ही इज कॉल्ड अ डीम्ड असेसी। मींस अभी मेरे पे टैक्स आया, मैं मेरे को 3 लाख के ऊपर गया, मेरे को टैक्स भरना है। अगर मैं मर गया तो मेरा लीगल रिप्रेजेंटेटिव आएगा, वो टैक्स भरेगा। मींस लीगल रिप्रेजेंटेटिव जो रहेगा उसको डीम्ड एसएससी बोला जाएगा। अभी हम लोग देखेंगे प्रीवियस एंड असेसमेंट ईयर क्या होता है। प्रीवियस ईयर में मींस इनकम इज अर्न, अराइज और जनरेटेड, मींस प्रीवियस में अपने को इनकम अर्न हुआ, अराइज हुआ। एंड असेसमेंट ईयर इन विच टैक्स इज लेविड और फॉर लेविड और असेसमेंट इज डन, मींस अभी प्रीवियस में इनकम आया तो असेसमेंट ईयर में इनकम भरना है। अभी मोस्ट ऑफ द पीपल क्या करती है, मोस्ट ऑफ द केसेस गवर्नमेंट कलेक्ट टैक्स इन द प्रीवियस ईयर इटसेल्फ बाय वे ऑफ टीडीएस एडवांस टैक्स। मींस अभी किसी को एडवांस टैक्स पे करना है तो एडवांस टैक्स प्रीवियस ईयर में पे किया जाता है, गवर्नमेंट को उधर भी टैक्स मिल जाता है, एंड टीडीएस गवर्नमेंट को मिलता है। मींस ये प्रीवियस ईयर में निकल गया। उसके बाद जो रिमेनिंग बचा हुआ जो टैक्स रहेगा उसको असेसमेंट ईयर में दिया जाएगा गवर्नमेंट को। कैसे, बाय द वे ऑफ सेल्फ असेसमेंट टैक्स अंडर सेक्शन 140 है, इंटरेस्ट। ओके, अभी देखो एग्जांपल लो, अभी 2021-22, अभी 2021-22 में ये हो गया प्रीवियस ईयर, और 2022-23 में ये हो गया असेसमेंट ईयर। 2021-22 में अपने को इनकम अर्न हुआ, अब इन टैक्स कब देंगे, 2022-23 में, तो क्या हो गया असेसमेंट ईयर। अभी किसी किसी केसेस में ये होता है कि प्रीवियस ईयर में इनकम हुआ तो प्रीवियस ईयर में टैक्स भरना है। अब कौन कौन से केसेस थे, नीचे देखो एग्जांपल दिए 4-5। फर्स्ट है इनकम ऑफ नॉन रेसिडेंट फ्रॉम शिपिंग बिजनेस। ओके, अभी नॉन रेसिडेंट आया, शिपिंग बिजनेस कर रहा है, मीन्स इंडिया से गुड्स लेके जा रहा है, तो जिस ईयर में वो इनकम अर्न हुआ जो कि नॉन रेसिडेंट है, उसको उसी ईयर में टैक्स पे करना है, मीन्स प्रीवियस ईयर में टैक्स पे करना है। सेकेंड, इनकम ऑफ पर्सन लिविंग इंडिया परमानेंटली, मीन्स अभी इंडिया छोड़ के कोई पर्सन जा रहा है तो उसको उसी ईयर में टैक्स पे करना जरूरी है। उसके बाद है ट्रांसफर ऑफ असेट विद अ व्यू टू अवॉइड। इसका मतलब क्या होता है, देखो, इफ इट अपीयर टू द असेसिंग ऑफिसर ड्यूरिंग एनी current assessment year that any person is likely to charge self transfer dispose of any part with any of his asset with a view to avoiding payment of any liability under the अच्छा ओके, ट्रांसफर असेट विद अ व्यू टू अवॉइड टैक्स, मींस अभी कोई पर्सन इंडिया में है, वो अपना असेट जो है दूसरे देश में भेज रहा है, दूसरे देश में भेज रहा है परमानेंटली, तो उसको क्या है, उसको टैक्स भरना पड़ेगा उस पर्टिकुलर असेट पे जो कि भेज रहा है। तो मीन्स वो अवॉइड टैक्स कर रहा है, वो गवर्नमेंट के नजर में हिडन हो गया, बट वो टैक्स को अवॉइड करना चाहता है, तो उसको उस ईयर में उस असेट का टैक्स पे करना है। फिर उसके बाद है इनकम ऑफ डिसकंटिन्यू बिजनेस और प्रोफेशन। अभी देखो एक नॉर्मल बिजनेस चल रही है, अभी 2-3 लोगों की बिजनेस चल रही, वो उसका बिजनेस डिसकंटिन्यू होगा, मतलब वो बंद करना चाहता है, तो जिस ईयर में वो बंद किया तो उसी ईयर में उसको बंद किया, उसी ईयर में उसको इनकम हुआ तो उस इनकम पे टैक्स देना पड़ेगा, ना कि कॉस्ट पे। उसके बाद आता है प्रोविजन ऑफ रिलेवेंट असेसमेंट ईयर। अभी टैक्स के रेट जो है वो प्रिस्क्राइब फॉर्म में दिया है, वो अभी हम लोग आगे देखेंगे। अभी स्पेशल टैक्स रेट के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। ओके, अभी सेक्शन 112 में क्या दिया है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स, मीन्स लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन इन जनरल इनकम। आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल हुआ तो आपको कितना परसेंट लेना पड़ेगा, फिक्स रेट, मतलब स्पेशल रेट 20% फिक्स है आपका। उसके बाद सेक्शन 112A, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ऑन ट्रांसफर ऑफ इक्विटी शेयर, यूनिट ऑफ इक्विटी, यूनिट ऑफ बिजनेस ट्रस्ट, मींस इक्विटी शेयर पे और यूनिट ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड फंड, यूनिट ऑफ बिजनेस ट्रस्ट, मतलब ये तीनों में जो लॉन्ग टर्म इनकम रहेगा उस पे डायरेक्टली 10% क्या लगेगा, टैक्स। उसके बाद है 111A, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ऑन ट्रांसफर ऑफ इक्विटी, मींस ट्रांसफर ऑफ इक्विटी, यूनिट ऑफ इक्विटी, यूनिट ऑफ बिजनेस ट्रस्ट जो कि शॉर्ट टर्म में, उस पे कितना लगेगा, 15% टैक्स। फिर सेक्शन 115BB में देखो, विनिंग फ्रॉम लॉटरी, क्रॉसवर्ड पजल, रेसेस इंक्लूडिंग हॉर्स, कार्ड गेम्स, गैम्बलिंग, मींस इसमें जो जुआ होते हैं, जुए टाइप के, विनिंग फ्रॉम डायरेक्टली लॉटरी,
जहाँ से जस्ट लाइक जुआ, मतलब लॉटरी, क्रॉसवर्ड रेस, इंक्लूडिंग कार्ड कार्ड गेम, गैम्बलिंग, बैटलिंग, उस पर डायरेक्टली 30% टैक्स लगेगा। उसके बाद आता है 115 बीबीई, अनएक्सप्लेन्ड मनी मनी इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर एक्स्ट्रा डीम्ड एज इनकम अंडर सेक्शन। ओके ओके ओके। अभी देखो, अभी आप जहाँ रहते हो आपके घर के नीचे कहीं से खजाना निकल गया, इनकम हुआ ना वो आपका, तो उस पे आपको डायरेक्टली 60% टैक्स लगेगा। अभी नॉर्मल टैक्स रेट देख ले, फिक्स एंड चेंज बाय ईयर टू ईयर एज पर चेंज इन द फाइनेंस एक्ट। ओके, अभी नॉर्मल टैक्स में देखो, इंडिविजुअल है, कैटेगरी 1, कैटेगरी 2 एंड कैटेगरी 3। कैटेगरी 1 में क्या है, एज बिलो 60 ईयर, कैटेगरी 2 एज बिलो 60 ईयर, सॉरी अबव 60 ईयर बट लेस देन 80 ईयर्स, किड्स आर में अबव 80 ईयर्स, मीन 60 साल, 60 से 80, फिर 80 के ऊपर। अभी देखो, सबसे पहला कैटेगरी 1 मीन 60 साल के नीचे, उसमें अभी 2 लाख 2.5 लाख के ऊपर आपके इनकम गया तो रेट ऑफ टैक्स है नील है। 2.5 लाख से 5 लाख 5%, 5 लाख से 10 लाख 20%, एंड 10 लाख के ऊपर गया तो 30%। अब सेकंड कैटेगरी में आओगे तो 60 लाख के 60 साल के ऊपर एंड 80 साल के नीचे वाले, मीन जो बुढ़े लोग होते हैं, उन लोग का इनकम अगर रहा 3 लाख के 3 लाख तक आया, 3 लाख के ऊपर 3 लाख तक रहा तो नील है, टैक्स रेट क्या आएगा, नील। अभी 3 लाख के 5 लाख के बीच में आया तो 5%, और 5 लाख के 10 लाख के बीच में आया तो 20%, अभी 10 लाख के ऊपर गया तो डायरेक्टली 30%। किसको, कैटेगरी 2। ओके, एंड लास्ट कैटेगरी 3, 3 में क्या दिया, एज 80 ईयर्स और मोर, मीन्स 80 साल के जो ऊपर, जो बुजुर्ग है, ज्यादा बुजुर्ग है, तो मतलब उनका 5 लाख के अंदर रहा तो नील, उस पर टैक्स नहीं लगेगा। 5 लाख के 10 लाख के बीच में रहा तो टैक्स लगेगा 20%, अभी 10 लाख के ऊपर गया तो 30% टैक्स लगेगा। अब ये सरचार्ज, हेल्थ एंड एजुकेशन हम लोग आगे देखते हैं। अभी क्या है, नया टैक्स रेट का स्लैब रेट देखो, नीचे देखो, सबसे नीचे टेबल में देखो दिया है टोटल इनकम एंड रेट ऑफ टैक्स। इस सब किसके लिए अप्लाई है, इंडिविजुअल एंड एचयूएफ के लिए अप्लाई है। उन लोग के पास ये ऑप्शन है, ओल्ड वाला स्लैब रेट चूज करेंगे या न्यू वाला स्लैब रेट। अभी देखो, न्यू वाले में क्या दिया, इनकम बिलो 2.5 लाख, मतलब 2.5 लाख के 2.5 लाख के नीचे गया तो आपको रेट टैक्स नहीं देना पड़ेगा। एंड 2.5 लाख और 5 लाख के बीच में आया तो 5%, 5 लाख से 1.5 लाख के बीच में आया तो 10%, 1.5 लाख और 10 के बीच में आया तो 15%, और 12.5 और 15 के बीच में आया तो 25%, एंड ऊपर 15 लाख के ऊपर गया तो 30%। अब इसको याद करने का तरीका बताता हूँ। अभी टैक्स रेट में देखो, समय 5 5 का डिफरेंस है, नील 5 10 15 20 25 30, मतलब 5 5 का डिफरेंस है। ओके, अब ये इनकम में देखो 2.5 लाख से स्टार्ट है, 2.5 लाख से, फिर 2.5 लाख 5, 5 से 7.5, 7.5 से 10, 10 से 12.5, 12.5 से 15, फिर सबसे लास्ट में 15 के ऊपर, तो इसमें 2.5 लाख 2.5 लाख का डिफरेंस है। अभी बिलो 2.5 लाख तक नील है, फिर 2.5 लाख के ऊपर जाओगे तो 5%, फिर ऐसे 2.5 लाख 2.5 लाख का गैप आएगा तो उधर 5% ऐड करते जाना है। ये याद करने का तरीका है। अभी उसके बाद आता है टैक्स रेट इन केस ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी। अभी कोऑपरेटिव सोसाइटी में देखो, सबसे पहले क्या है, वेयर द टोटल इनकम डज नॉट एक्सीड, मतलब 10,000 के नीचे रहा, 10,000 के नीचे रहा। अभी तक 10,000 रुपीज लिखा है, इसका मतलब ये नहीं है 10,000 है, 10,000 करोड़ भी हो सकता है, लाख भी हो सकता है। मैंने टोटल इसमें स्पेसिफाई नहीं किया है, तो हम लोग को कंफर्म नहीं हुआ। अभी 10,000 राउंड फिगर याद करो, उसके बाद मैं नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। अगर कुछ डाउट रहा तो आप मुझे कमेंट में बोल सकते हो। डज नॉट एक्सीड 10,000 मीन्स 10% लगेगा। where the total income exceed 10,000 but does not exceed 20,000, मतलब 10,000 से 20,000 के बीच में गया तो 20%, एंड अबव 20,000 गया तो 30%। ओके, अभी टैक्स रेट इन केस ऑफ डोमेस्टिक कंपनी, इफ द टोटल टर्नओवर, मतलब डोमेस्टिक कंपनी में टोटल टर्नओवर 400 करोड़ के नीचे, मतलब डज नॉट एक्सीड 400 करोड़, मतलब लेस देन 400 करोड़, तो आपको फ्लैट 25% टैक्स पे करना पड़ेगा बिलो 400 करोड़। और उसके अलावा मीन्स मोर देन 400 करोड़, उस केस में आपको 30% टैक्स पे करना पड़ेगा। नेक्स्ट है फॉरेन कंपनी। अब टैक्स रेट इन केस ऑफ फॉरेन कंपनी, द फ्लैट रेट ऑफ 40% है। अभी 40% टैक्स आपको लगेगा अगर आप फॉरेन कंपनी है तो। व्हेन इनकम इज रिसीव फ्रॉम द स्पेसिफाइड रॉयल, आपको 40% कब लगेगा, जब आपको इनकम रिसीव होगा स्पेसिफाइड रॉयल्टी से, मीन्स एग्रीमेंट बना रहेगा बिटवीन दी 1961 से लेके 1976 तक, तो आपको 40% लगेगा। अदरवाइज आपको 50% लगेगा। किस केस में, फीस फॉर रेंडरिंग टेक्निकल सर्विस एग्रीमेंट बिटवीन दी 1964 से लेके 1960
1976 तक, तो आपको 50% टैक्स पे करना पड़ेगा। फीस फॉर रेंडरिंग टेक्निकल सर्विस। अभी हम लोग सरचार्ज के बारे में पढ़ेंगे। रेट ऑफ सरचार्ज। अभी रेट ऑफ सरचार्ज देखो, इंडिविजुअल इंडिविजुअल इंडिविजुअल, एचयूएफ एचयूएफ, एओपी एंड एजेपी, बीवाई, मतलब ये सब 5 लाइन है और 5 लाइन इंडिविजुअल, एचयूएफ, एओपी एंड बीवाई के बारे में दिया है। अब देखो 50 लाख के नीचे रहा तो आपको सरचार्ज नील रहेगा, मीन जीरो रहेगा। एंड 50 लाख 1 करोड़ के बीच में रहा तो 10% सरचार्ज रहेगा। एंड 1 करोड़ 2 करोड़ के बीच में रहा तो 15% सरचार्ज रहेगा। 2 करोड़ 5 करोड़ के बीच में रहा तो 25%। और मोर देन 5 करोड़ मतलब 5 करोड़ से ज्यादा रहा तो 37% टैक्स रहेगा। अब ये पता नहीं 37% क्यों दिया है, गवर्नमेंट का बोला तो चलेगा, राउंड फिगर 35 या 40 कर सकता था, छोड़ जाएंगे। अभी कोऑपरेटिव सोसाइटी में देखो, उसमें अगर 1 करोड़ और मोर देन 1 करोड़ मीन 1 करोड़ और मोर देन 1 करोड़ तो सिर्फ 12% या ज्यादा हो या 1 करोड़ से ज्यादा हो 12% लगेगा। फिर डोमेस्टिक कंपनी में 3 लाइन देखो, 1 करोड़ से कम रहा तो 0% सरचार्ज रहेगा। एंड 1 करोड़ 10 करोड़ के बीच में तो 7%। और अब 10 करोड़ रहा तो 12% सरचार्ज। ये है डोमेस्टिक कंपनी। अभी फॉरेन कंपनी देखो, 1 करोड़ से कम रहा तो नील, और 1 करोड़ 10 करोड़ के बीच में रहा तो 2%। एंड अब 10 करोड़ रहा तो 5% फॉरेन कंपनी में।